नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के हलफनामे में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टरों की पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की सलाह दी गई। डॉक्टरों ने स्पाइनल इंजरी सेंटर में इलाज की सलाह दी थी। पीड़ित परिवार ने रेफर करने की नहीं दी सहमति। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा था और सवाल ये पूछा जा रहा था कि जल्द से जल्द उसे दिल्ली में क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया। अलीगढ़ में ये इलाज क्यों चलता रहा, बेहतर इलाज उसे जल्दी मुहैया क्यों नहीं कराया गया, ये तमाम सवाल थे। लेकिन इन सवालों का जवाब राज्य सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है कोर्ट में, उसमें जवाब दिया गया कि ये सलाह दी गई थी कि बेहतर इलाज के लिए उसे स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती कराया जाए, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हुए। डॉक्टरों की पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की सलाह दी गई थी। डॉक्टरों ने स्पाइनल इंजरी सेंटर में इलाज की सलाह दी। पीड़ित परिवार ने रेफर करने की नहीं दी सहमति। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज हो रहा था। कई दिनों तक वो उसी अस्पताल में रही और बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसमें बहुत देरी हो गई थी। तो काफी इंतजार के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया और इसी को लेकर ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। विपक्षी दल लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए थे। सरकार से पूछा जा रहा था इतनी ज्यादा ये देरी आखिरकार क्यों हुई, और ये जवाब अब हलफनामे में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से यह हलफनामा दिया गया, जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी गई, बेहतर इलाज की सहमति नहीं दी गई, चोट का सही इलाज नहीं होने दिया गया। और साथ ही साथ हलफनामे में यह भी बताया गया है कि हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ। बाबरी केस की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था। हाथरस केस पर हंगामा होने को लेकर यह इनपुट मिला था। सुबह गांव में भारी संख्या में लोगों के जुटने का यह इनपुट था और हालात वहां पर बिगड़ ना जाएं, इसीलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। तो अंतिम संस्कार को लेकर जो सवाल थे और साथ ही साथ उसे जल्द से जल्द दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया था बेहतर इलाज के लिए, दोनों सवालों का जवाब इस हलफनामे में दिया गया है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं जो हलफनामा दाखिल किया गया है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, विशाल पांडे और राजू राज, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो विशाल पांडे, हलफनामे में ये अंतिम संस्कार देर रात क्यों किया गया, इसका जवाब दिया गया है इंटेलिजेंस इनपुट थी कि हालात बिगड़ सकते हैं और इसी वजह से मजबूरन ये रात में करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें ये कहा है कि जिस दिन पीड़िता का शव गांव लेकर जाया गया वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत सारे संगठन सक्रिय थे, जिसमें भीम आर्मी का नाम भी हलफनामे में लिखा है। और ये कहा गया है कि तमाम ऐसे लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे थे जिससे माहौल बिगड़ सकता था। परिवार की सहमति से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया, ये यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बार बार पीड़िता के परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी सहमति नहीं थी, वो सुबह अंतिम संस्कार कराना चाहते थे। ये सरकार ने भी आज ये साफ किया है, पीड़ित का परिवार अपनी तरफ से ये पक्ष रख रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था को एक हवाला आज देते हुए यूपी सरकार ने ये कहा है कि रात में इसलिए अंतिम संस्कार किया गया ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। और अयोध्या बाबरी प्रकरण पर फैसला 30 तारीख को आया था, इसलिए इस पूरे मामले में इतनी आप कह सकते हैं कि यूपी सरकार की तरफ से जल्दबाजी की गई, ऐसा कहना है हलफनामे में। जी, और साथ ही साथ बेहतर इलाज की जो बात की जा रही है राजू राज, उसमें हलफनामे में ये जानकारी दी गई है कि परिवार सहमत नहीं था कि उसका बेहतर इलाज किया जाए, स्पाइनल इंजरी सेंटर में उसे भेजा जाए। ये डॉक्टरों ने सलाह दी थी, लेकिन इस सलाह पर अमल नहीं किया परिवार वालों ने। लेकिन परिवार वाले इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए मीमांसा, ये सवाल उस दिन भी उठे थे जब पीड़िता की मौत सफदरजंग अस्पताल में हुई थी और मैंने ही इस पूरे मामले में पीड़िता के भाई हो या फिर उनके पिता, दोनों से ये सवाल बार बार पूछा था कि अस्पताल लाने में देरी हुई, अगर वक्त रहते पीड़िता को अस्पताल लाया जाता, दिया रेफर किया जाता किसी बड़े अस्पताल में, तो शायद जान बचाई जा सकती थी। तो लगातार ये परिवार ये कहता रहा कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने ये सलाह नहीं दिया था कि हम बड़े अस्पताल ले जाएं।
अस्पताल लाने में देरी हुई और हमने एम्स अस्पताल की मांग की थी, लेकिन हमें सफदरजंग में भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार परिवार ये भी कहता आ रहा था कि जो पीड़ित है उसको पहले अस्पताल लाया जा सकता था, उसे अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका बेहतर इलाज नहीं हुआ। हालांकि अब यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र किया है कि जब पीड़िता की हालत बिगड़ रही थी तो लगातार जो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि इसकी हालत बिगड़ रही है और स्पाइनल इंजरी अस्पताल जो दिल्ली में रेफर किया जाए ताकि पीड़िता की जान बचाई सके। कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि लगातार परिवार से मांग की जा रही थी कि पीड़िता को रेफर किया जाए और परिवार इस बात को इनकार करता रहा। जी, हाथरस केस से जुड़ा हुआ हर पहलू, हर जानकारी, हर तथ्य जी न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है। और सबसे पहले आपने खबर जी न्यूज पर देखी, जिस हलफनामे का जिक्र हम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से यह हलफनामा दिया गया, जिसमें कहा गया कि परिवार ने डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी, डॉक्टरों ने पीड़िता को रेफर करने की सलाह दी थी। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी के विशेष अस्पताल में इलाज जरूरी था, ये डॉक्टरों ने कहा था। चोट से शरीर को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। पीड़ित परिवार ने रेफर करने की अनुमति नहीं दी। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज उसका चल रहा था, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई सलाह नहीं दी गई। राजू राज वहां मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से परिवार वाले पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हाँ, इलाज में देरी हुई। तो आप देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग वर्जन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। जो बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं और जो पीड़ित पक्ष की ओर से कही जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर आज भी बरकरार है। लेकिन सवाल यहाँ पर विशाल ये भी होता है, हमें वो तस्वीरें भी याद हैं किस तरह से पुलिस के वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे परिवार वाले, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और सवाल यहां पर यह है कि 2 बजे अगर अंतिम संस्कार किया गया, कोई इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन उनके पास थी भी, इनपुट था भी, तो 2 बजे और 6 बजे अंतिम संस्कार करने में क्या फर्क पड़ जाता? देखिए, बिल्कुल ये सवाल बार बार यूपी पुलिस से पूछा जा रहा है और यूपी सरकार पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि रात 2 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्या कोई चीज छिपाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। परिवार वालों ने कहा कि बिना हमारी सहमति के अंतिम संस्कार किया गया। ये सवाल अपनी जगह पूरी तरह से हमेशा खड़ा रहेगा और इन सवालों से ना तो यूपी सरकार बच सकती है, ना ही यूपी पुलिस बच सकती है। लेकिन इस मामले में जिस तरह के और तथ्य सामने आ रहे हैं मीमांसा, वो तथ्य अपने आप में कुछ नई कहानी बयां कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने कल से दिखाई सारी चीजें, जो अलग अलग पक्ष पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो आरोपियों के जो परिवार वाले हों या कुछ लोग जो चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने जो बताया कि पीड़िता और आरोपी के बीच में प्रेम संबंध था। ऐसे तमाम ये जो मामले निकलकर अब सामने आ रहे हैं, चाहे कॉल डेटा रिकॉर्ड की हम बात कर लें, अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक कई बार बातचीत हुई है। ये नंबर जिससे बातचीत हुई है आरोपी संदीप की, वो पीड़िता के भाई के नाम पर रजिस्टर है। पीड़िता के भाई से जब कल मैंने सवाल पूछा कि क्या आपकी फोन पर कभी बातचीत होती थी संदीप से, तो उन्होंने मना किया। अगर पीड़िता के भाई की बातचीत नहीं होती थी तो उनके फोन से किससे बातचीत होती थी? 20-20 मिनट तक की एक लंबी बातचीत हुई है। तो ये सारे सवाल अपने आप खड़े हो रहे हैं। हम यहां पर सिर्फ सारे पक्षों को सबके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई जांच इसमें शुरू होगी तब किसी निष्कर्ष पर यह पूरा केस पहुंचेगा कि आखिरकार इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, ये पूरा मामला क्या है। और देखिए, पहले भी मैंने कल भी बार बार यही परिवार से पूछा और पुलिस वालों से पूछने की कोशिश की कि सबसे पहले पीड़िता को खेत से कहां लेकर जाया गया? पहले थाने लेकर जाया गया, पहले अस्पताल लेकर नहीं जाया गया पीड़िता को। पीड़िता थाने पहुंचती है, थाने के बाद हाथरस के जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है। जिला अस्पताल से लगभग 2 बजे दोपहर में पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जाता है, जहां पर 15 दिन तक पीड़िता भर्ती रहती है और वहां पर उसकी स्थिति गंभीर भी होती है, आईसीयू में वो रहती है। लेकिन यहां पर जो अब यूपी सरकार का नया हलफनामा आया है, इससे ये साफ होता है कि पीड़िता के परिवार ने सहमति नहीं दी। किसी में ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं इसको रंग देने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं हिंसा ये भड़के, उसके पीछे जो पीएफआई का कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है वो सुना देते हैं दर्शकों को। जब कोई प्रदेश आगे बढ़ता है, वहां पर विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती है, दौड़ती है, सुरक्षा का एक माहौल होता है, निवेश का एक माहौल होता है। वहां के नौजवान की ऊर्जा का उपयोग जब वहां के कार्यों के लिए किया जाता है तो उस प्रदेश के सभी लोगों का सम्मान बढ़ता है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
और केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है, वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हिंसा की आग भड़काने की कोशिश और अराजकता फैलाने की ये साजिश रची गई और हाथरस के बहाने आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में पीएफआई के 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। ये सभी लोग आपको बता दें मथुरा के पास गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं वेबसाइट से जुड़े मामले की जांच अब ईडी करेगी। आपको सुनाते हैं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएफ के मामले पर क्या कहा है, पीएफआई को लेकर क्या क्या बातें कही, सुनिए आप। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। एंटी सीए में देखा वही लोग, पीएफआई, सीएफआई, ये सब लोग उसी में इन्वॉल्व हैं। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी उस समय यूपी के अंदर देख रहे थे सपा आ रही थी, अब कांग्रेस आ गई है और उसी आड़ में आप लोग कर रहे हैं, एक राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो ईडी करेगी वेबसाइट से जुड़े हुए मामलों की जांच। आपको बता दें जिस तरह के ये भड़काऊ कंटेंट दिए गए वेबसाइट पर, ये पीएफआई से कनेक्शन जुड़ रहा है। पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अतिकुर रहमान इनमें से एक नाम है, और भी नाम हमने आपको बताए। कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी जिनका कनेक्शन जुड़ता है पीएफआई के साथ। और इसमें जो एक नाम है अतिकुर रहमान, उसका कनेक्शन तो शाहीन बाग से भी जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पत्रकार का चोला पहनकर ये लोग ये साजिश रचते हैं। अब ये जो तमाम चीजें हैं, जानकारियां हैं, वो अदालत में दी जा रही हैं और हलफनामे में ये कहा गया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट करे। तो जो भी हैं तथ्य जो हैं, अब जांच एजेंसियां इस पर आगे काम करेंगी और हमारा काम है कि सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स और सारे पहलू आपके सामने रखें। यूपी और देश में जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए हाथरस की बेटी का क्या इस्तेमाल किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। ये नए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। ये कॉल डिटेल्स हमने आपको बताई। सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी पीड़ित परिवार से बातचीत का ये वायरल ऑडियो, सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखा। पैसे को लेकर बातचीत का ऑडियो, ये भी आपने जी न्यूज पर सबसे पहले देखा। पीड़िता से रेप की खबर झूठी, ये भी इसकी पुष्टि जी न्यूज ने सबसे पहले की। पीड़िता के जीभ काटने की खबर झूठी निकली। जी न्यूज पर सबसे पहले आपने खबर देखी है। पीड़िता के परिवार का बयान सबसे पहले जी न्यूज पर। आरोपी पक्ष के परिवार का बयान सबसे पहले जी न्यूज पर। तो सच भी, सबूत भी, संवेदना भी और ये हर तथ्य, हर पहलू, हर जानकारी हाथरस केस से जुड़ी हुई आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पक्ष नहीं, चाहे वो पुलिस और प्रशासन का पक्ष हो, चाहे वो पीड़ित का पक्ष हो और आरोपी का पक्ष हो, सभी पक्षों को आपके समक्ष रखने की हमारी ये कोशिश। हाथरस में हिंसा की साजिश, ये भी सबसे पहले आपने देखा किस तरह से पीएफआई के साथ ये कनेक्शन जुड़ा, हिंसा की किस तरह से ये साजिश रची गई और किस तरह से हाथरस की बेटी का क्या इसमें इस्तेमाल किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। और इस बीच हाथरस में जाति हिंसा की साजिश में पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस केस में आपको बता दें अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
क्या हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की थी? क्या बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? इसका सच अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI से बताया जा रहा है। इसमें एक केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। इनके पास से भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक अलग अलग 19 FIR दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। कॉल डिटेल के जरिए जी न्यूज का बड़ा खुलासा आपको बता दें। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच होती थी बातचीत। जी न्यूज के पास बातचीत का कॉल रिकॉर्ड है। मुख्य आरोपी संदीप से पीड़िता का परिवार करता था बातचीत। हालांकि जब संदीप से इस बारे में जी न्यूज ने सवाल पूछा तो संदीप की ओर से मना कर दिया गया। जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसकी ओर से कहा गया कि ऐसा कोई नहीं होता था। जो पीड़ित परिवार है उनकी ओर से मना किया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कॉल रिकॉर्ड है, ये जो पूरे कॉल डिटेल्स हैं, ये जी न्यूज के पास हैं, जिसमें पीड़िता का परिवार और मुख्य आरोपी के बीच बातचीत होती थी। हाथरस केस में अब हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े खुलासे। पीड़िता और आरोपी के परिवार में होती थी अक्सर बातचीत। कॉल डिटेल्स से हुआ घंटों बातचीत का खुलासा। गांव वालों के मुताबिक पीड़िता और आरोपी परिवार के लड़के के बीच में थे प्रेम संबंध। जी हां, हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है वो अब बेहद चौंकाने वाला है। सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात ये कि बातचीत घंटों तक होती थी। आगे हम आपको कॉल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए कि ये बातचीत क्यों होती थी। का मामला प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब से? करीब हो गए 1.5 साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं जाने पर था इनका निर्माण। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंचायत घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था, पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रो, बांध के अपनी लड़की तू रो। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज़्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुनाया था प्रेम संबंध की बात। अब सच क्या है इस पर हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन जी न्यूज के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। वहीं जब हमने सच जानने के लिए पीड़िता के बड़े भाई से पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। कि संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूँगा, वो लड़का। अब आपको देखिए, जांच का जो काम है वो तो जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस केस से जुड़ा हुआ हर तथ्य, हर जानकारी, हर पहलू आपको जी न्यूज पर देखने को। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.